हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमारा प्रैक्टिस असाइनमेंट का पार्ट 3 जो कि क्वेश्चंस जो भी हैं आपके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे देखिएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है और पीडीएफ का भी लिंक दिया हुआ है। तो या तो आप अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको पहले ज्वाइन कर लें, ठीक है, क्योंकि जो पीडीएफ वगैरह होती है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो हम टेलीग्राम पर ही देते हैं। ठीक, फ़िलहाल अभी आप उसको कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, उस पर ऐड हो जाइएगा। और इस जो हम 10 क्वेश्चंस हैं, ये जो 10 क्वेश्चंस हैं अच्छे क्वेश्चंस हैं, और भी इनके आगे क्वेश्चंस करेंगे। फ़िलहाल अभी 10 क्वेश्चंस हैं, देखते हैं आज इस वीडियो में कंप्लीट हो पाते या नहीं हो पाते, क्योंकि आज हम इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। जितना मतलब हो सकता है समझने के लिए उतना हम इसको समझेंगे, ठीक है। तो पार्ट 3 है बेस्ड ऑन टेंस। हमने क्या किया है कि अभी आगे जितने भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, तो कुछ चैप्टर वाइज भी होंगे। चैप्टर वाइज का मतलब है कि जिन्होंने थोड़ा वो चैप्टर पहले कभी पढ़ रखा है तो वो उन क्वेश्चंस के जरिए, कम से कम क्वेश्चंस के जरिए, मतलब आप किसी भी चैप्टर को, किसी भी बुक को उठाते होंगे तो आपको 200, 250, 300 क्वेश्चन लगाने पड़ते होंगे, लेकिन वो कम से कम क्वेश्चंस के जरिए, अच्छे क्वेश्चंस हैं, सारा कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर हो जाएगा। उन क्वेश्चंस के जरिए आपका वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। तो एक आपकी जो ये सीरीज़ चलेगी वो एक रिवीजन बेस्ड टॉपिक वाइज चलेगी, ठीक है। कम से कम क्वेश्चंस और अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस, और सारे ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से रिलेटेड होंगे और लेटेस्ट होंगे, मतलब 2, 4, 5 साल से रिलेटेड होंगे। कहीं ना कहीं किसी न किसी एनडीए, सीडीएस, एसएससी, बैंक कहीं ना कहीं पूछे गए होंगे, यूपी टेट में या कहीं पर भी, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। तो आज पार्ट 3 है, आप लोग पहले डाउनलोड करके पहले खुद से सॉल्व करिएगा, उसके बाद में सोल्यूशन देखिएगा, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। बेटा पॉज कर दो। तो चलिए अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ मिसोगैनिस्ट इज अ पर्सन हु इज हेटिंग वुमन बट अ फिलोगैनिस्ट इज अ पर्सन हु लव्स वुमन। तो पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए कि जो मिसोगैनिस्ट एक ऐसा इंसान होता है, एक ऐसा पर्सन होता है जो कि औरतों से घृणा करता है। ये बात आपको पता होगी, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। और इसी तरह से फिलोगैनिस्ट जो होते हैं, फिल मतलब होता है लव, गायनिस्ट मतलब वुमन, ठीक है। IST एक पर्सन होता है। तो फिलोगैनिस्ट ऐसा कोई पर्सन, औरतों से प्रेम करने वाला फिलोगैनिस्ट, और इस तरीके से मिसोगैनिस्ट, ठीक है। ये तो एक क्वेश्चन हो गया, लेकिन ये कॉमन एरर है जो कि किसी न किसी प्रीवियस ईयर के किसी न किसी एग्जाम्स में पूछी गई है। SSC, बैंक या एनडीए, सीडीएस किसी एक में आया था ये क्वेश्चन, जो कि मैंने इसको वहाँ से उठाया है। तो देखिए ये टेंस से रिलेटेड है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर आप चीज़ें समझने वाले हैं। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या है। पहली चीज़ तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि आ मिसोगैनिस्ट, यहाँ पर आ लगा जो है ना, यहाँ पर आर्टिकल, पहले तो ए, ये देखो ए आर्टिकल बिल्कुल ठीक है। ये इसलिए ठीक है क्योंकि आर्टिकल ए जो होता है वो एनी का सेंस देता है, ठीक है। तो यहाँ पर बात किसी भी पर्सन की हो रही है, किसी भी। तो यहाँ पर आ मिसोगैनिस्ट बिल्कुल ठीक है। इज़ अ पर्सन हु इज़, पहली चीज़। इसके बाद हम यहाँ पर एक दूसरी चीज़ और यहाँ समझने वाले हैं। जैसा कि मैंने कहा कि मैं चीज़ों को डिटेल में समझाऊंगा, तो आपको बहुत डिटेल में समझना पड़ेगा। कोई टाइम, भले 2 क्वेश्चन ही क्यों ना आज हों, लेकिन हम आज एक एक चीज़ को बहुत ध्यानपूर्वक, बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है क्या। यहाँ पर ये पोर्शन सही है, अब मिसोगैनिस्ट सही है। मिसोगैनिस्ट चूँकि ये सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ इज़ लिखा हुआ है, ये भी बिल्कुल ठीक है। अब पर्सन, ठीक है, कोई एक नाउन है, कोई एक सिंगुलर नाउन है, उसके पहले आर्टिकल एन का यूज़ किया जा सकता है। फिर आगे एक क्लॉज यूज़ करी गई है WH वर्ड के साथ। और जनरली होता क्या है कि कोई भी WH या दैट क्लॉज के साथ अगर हम कोई नाउन यूज़ करते हैं तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। रीज़न ये होता है आर्टिकल द का प्रयोग करने का, क्योंकि होता क्या है कि इस नाउन के बारे में आगे वो डिटेल में बता रहा होता है कि वो एक पर्टिकुलर नाउन होता है जिसने कोई एक ऐसा कुछ काम किया है, एक पर्टिकुलर नाउन, ठीक है। इसलिए उसको पर्टिकुलराइज कर दिया जाता है, आर्टिकल द लगाकर उसको डेफिनेट कर दिया जाता है। ये रीज़न होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो स्टूडेंट अगर ये कहता है कि आर्टिकल एन नहीं होना चाहिए, तो वो बिल्कुल गलत है। आर्टिकल ए बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहा है। वो ये कह रहा है कि मिसोगैनिस्ट, कोई भी मिसोगैनिस्ट जो होगा, कोई भी ऐसा पर्सन जो हेट करता है वुमन से, बट एक कंजंक्शन है, ठीक है। अब फिलोगैनिस्ट
अब बट एक ऐसा कंजंक्शन है जो कि एडवर्स चीजें दिखाता है, मतलब विपरीत। विपरीत दिखाने का मतलब ये है कि जैसे मैंने कहा कि मोहित इज रिच बट ही डज नॉट हेल्प द पुअर। कहने का मतलब ये है कि वो अमीर है तो उसको लोगों की मदद करनी चाहिए, गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए, लेकिन वो नहीं करता है। तो जो ये कंडीशन है, जस्ट उसके विपरीत कंडीशन को अगर कभी भी जोड़ना हो तो उसको हमेशा बट कंडीशन से या फिर येट कंडीशन से आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये दोनों कंजंक्शन होते हैं। ठीक, तो ये बात भी आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पर हेट करने की बात है, यहाँ पर प्यार करने की बात है। तो ये दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट कंडीशन है, इसलिए बट भी बिल्कुल ठीक है, बट भी बिल्कुल ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब फिलोगाइनिस्ट, जैसे अब मिसोगाइनिस्ट ठीक है, वैसे अब फिलोगाइनिस्ट भी ठीक है। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि अगर यहाँ पर एक बार इस पोर्शन को, अगर मान लो आप इसको गलत भी कहते हैं ना, अगर आप इसको गलत कहते हो तो फिर इसको भी गलत कहना पड़ता है। ठीक है, और किसी भी सेंटेंस में एक से ज़्यादा एरर होती नहीं है जनरली। तो ये भी ठीक है, इस भी ठीक है, अब पर्सन भी ठीक है, WH वर्ड के देखो यहाँ ठीक है तो यहाँ भी ठीक है। हु लव्स वुमन, बस दोनों में कंडीशन क्या है, जैसे लव हो गया, लाइक हो गया, डिसलाइक हो गया, रिमेंबर हो गया, फॉरगेट मतलब भूलना। ठीक, इसी तरह से सीम हो गया, अपीयर हो गया, थिंक हो गया, लुक, माइंड, एडवाइस, या ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ लिख सकते हो नो। ठीक है, बिलीव, ट्रस्ट। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे वर्ब्स होते हैं जो कि मेंटल वर्ब होते हैं बेटा, मेंटल वर्ब्स होते हैं। मेंटल वर्ब बेटा ये होते हैं इस टाइप के, आप नोट कर लेना, ये जो जितने भी वर्ब्स हैं ये सभी मेंटल वर्ब होते हैं, जिसका मतलब है कि इंद्रियों से रिलेटेड रिलेशन होता है। ये ऐसे वर्ब होते हैं जो कि एक्शन नहीं करते। क्या नहीं करते? एक्शन नहीं करते। और भी इनके अलावा होते हैं, वो आप पढ़ लेना इसके अलावा, ये इंपॉर्टेंट है। तो वो क्या नहीं करते? एक्शन नहीं करते। एक्शन कैसे नहीं करते? जैसे कि आपने कहा गो, गोइंग, वॉक, वॉकिंग, रन, रनिंग, स्पीक, स्पीकिंग, टॉक, टॉकिंग, टीच, टीचिंग, ईट, ईटिंग। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको जो कि एक्शन होते हैं, जो कि एक्शन होते हुए दिखते हैं, लेकिन ये एक्शन होते हुए दिखते नहीं है। जैसे रिमेंबर करना, याद रखना। ठीक है, रिमेंबर, याद, फॉरगेट, भूल जाना। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि एक्शन नहीं होते हुए दिखते हैं। ठीक है, तो इनके साथ कभी भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग नहीं किया जाता है। मीन्स इनके साथ कभी भी इन वर्ब्स को कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं बनाया जाता, ये बात याद रखना। अब देखो जैसे कि यहाँ पर हेट है, तो हेट मतलब होता है नफरत करना, वो तो कोई एक्शन हुआ नहीं, इसको भी लिख लो, हेट करना, किसी से नफरत करना। ठीक है, आप किसी को पसंद नहीं करते, किसी से नफरत करते हो, तो वो भी क्या है? एक ऐसा वर्ब है जिसको कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं बनाया सकता। और अगर ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में लिखा हुआ है, प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में लिखा हुआ है, तो इसको आप यहाँ से काट करके आप इसका प्रेजेंट का इंडेफिनिट बना दो और लिख दो हेट्स। और हेट्स इसलिए लिख दो क्योंकि WH वर्ड के पहले। ठीक है, तो अब देखो इसके आगे एक पॉइंट आपको और समझा देता हूं मैं यहीं से रिलेटेड, फिर से आप समझ लो बेटा इस चीज़ को, कि यहाँ से सारी चीज़ें समझ में आ गई। किसी भी WH वर्ड अपने आप में सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, डिपेंड करता है उसके पहले यूज़ किया गया नाउन या फिर प्रोनाउन कैसा है। अगर वो सिंगुलर है, कोई भी WH वर्ड है, या फिर दैट, अगर वो सिंगुलर है, अगर ये वाला पार्ट सिंगुलर है तो इसके आगे सभी कुछ सिंगुलर होगा। अगर ये वाला पार्ट प्लूरल है, इसके आगे वाला सभी पार्ट क्या होगा? प्लूरल होगा। अब पर्सन, चूंकि इसका सब्जेक्ट है, यहाँ पर इसके सब्जेक्ट को इसको आगे रिलेट कर रहा है, तो फिर ये सिंगुलर है तो आगे आने वाली जो वर्ब होगी वो भी सिंगुलर होगा, पूरा सेंटेंस सिंगुलर होगा। जैसे यहाँ पर सिंगुलर है वैसे ये भी सिंगुलर हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो उन वर्ब्स को याद रखना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर।
तो अगर इस क्वेश्चन को आपने बेहतर तरीके से समझ लिया है तो ये दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग अपने आप से कर लोगे। अपीयर, अपीयरिंग नहीं होगा, अपीयर्स हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको एक नोट रखने वाली बात मैं आपको समझाता हूँ बेटा, याद रखना कि अपीयर ठीक है, अपीयर को अपीयरिंग बोला जा सकता है। दोनों की मीनिंग में चेंजमेंट होता है जब भी इसका मतलब प्रतीत होना या फिर लगता है ना, बोलते हैं कि ऐसा मुझे लगता है, सीम है ना, सीम, सीम भी यही मतलब होता है बेटा, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है। तो अगर ऐसा कोई मीनिंग है जो कि मेंटल से रिलेटेड है तो फिर यहाँ पर इसका कभी आईएनजी फॉर्म में चेंजमेंट मत करना, ठीक है। लेकिन अपीयरिंग तब कर देना जब इसका मीन्स कहीं पर आप किसी भी चीज़ में, किसी मुद्दे में आप शामिल होना, जब इसका मीनिंग शामिल होना हो रहा हो तो अपीयर का मीनिंग अपीयरिंग सही हो सकता है। इस पॉइंट को याद रखना, डिपेंड करेगा इसके मीनिंग पे कि अगर इसका मीनिंग प्रतीत होना है, लगता है, ठीक है, तो फिर उस कंडीशन में इसको अपीयर रखो, अदरवाइज इसको अपीयरिंग कर सकते हो जब आपको लगे कि आप इसको, इस क्वेश्चन को कहीं पर ऐसा लग रहा है कि अपीयरिंग हो रही है, ठीक है। एक पॉइंट और मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहता हूँ जो कि एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करता है। अगर कभी भी जनरली दैट क्लॉज है ना, दैट के बाद में कोई सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, मतलब ऐसे करके सब्जेक्ट, और अगर इसके पहले अपीयर, थिंक, बिलीव, सीम, नो वगैरह वगैरह, अगर इस टाइप से अगर कभी भी इन वर्ड्स का यूज़ कर दिया जाए तो याद रखना कि कभी भी इनका कॉन्टिन्यूअस फॉर्म नहीं बनाया जाता है। अगर कभी भी दैट क्लॉज, या फिर आप ये भी कह सकते हो WH वर्ड, एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज हो या नाउन क्लॉज हो, एडजेक्टिव क्लॉज या नाउन क्लॉज के पहले अगर इनका कभी भी यूज़ किया जा रहा है अपीयर, थिंक, बिलीव, सीम, ठीक है, नो, तो आप कभी भी थिंकिंग ना बोलें, आप कभी भी अपीयरिंग ना बोलें, बिलीविंग ना बोलें, सीमिंग ना बोलें, नो वैसे भी नहीं बोला जाता। लेकिन अभी आप आगे जाके धीरे धीरे पढ़ोगे कि थिंकिंग बोला जा सकता है, वो हम सब सारी चीज़ें बताएंगे आगे जाकर के कि थिंक को थिंकिंग बोला जा सकता है, अपीयर को अपीयरिंग बोला जा सकता है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। लेकिन दैट क्लॉज के पहले कभी नहीं बोला जाएगा, ठीक। यहाँ से रिलेटेड एक पॉइंट मैं आपको और समझाऊंगा, सेम इसी तरह की चीज़ें हैं। फिर हम लोग अपने तीसरे नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने कहा थिंक, थिंक के बाद अगर दैट क्लॉज का यूज़ किया गया है या फिर WH क्लॉज, ठीक है, WH क्लॉज का यूज़ किया गया तो हमेशा इसको थिंक ही रखना। जैसे हम बोल सकते हैं, जैसे कि हम कभी भी ये नहीं बोल सकते कि आई एम थिंकिंग दैट इंडिया विल विन द वर्ल्ड कप 2020, मान लो ऐसे लिखा हुआ, ठीक है, कि अगर आप ऐसा, तो फिर ये गलत है, जैसा कि मैंने कहा, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, जब आप प्रैक्टिस करोगे आपको ये चीज़ें दिख जाएंगे, ये हो जाएगा आई थिंक। बट अगर थिंक, यहाँ पर थिंक का जो मतलब है ना, यहाँ पर जो थिंक का मतलब है, इसका मतलब है विचार करना, या कह सकते हो ओपिनियन। अगर आपका थिंक का मतलब कभी भी विचार करना या आपका पर्टिकुलर एक अपना ओपिनियन हो तो फिर आप थिंकिंग कभी नहीं कर सकते। बट अगर थिंक का मतलब कोई चिंतन हो, चिंतन समझे, कोई चिंता, जैसे कि आई एम थिंकिंग अबाउट माई सन,
मैं अपने सन के प्रति बहुत ज़्यादा चिंता में हूँ, ऐसा मान लो मैं अपने सन के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता कर रहा हूँ या ऐसा कुछ भी है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर थिंकिंग वर्ड क्या है, सही है, यहाँ पर चिंतन है, ना कि यहाँ पर कोई एक जनरली उसका अपना कोई ओपिनियन नहीं है। ओपिनियन हमेशा क्लॉज के साथ दिया जाता है, इस पॉइंट को याद रखना। तो जैसा कि मैंने कहा था कि मैं इसको बहुत डिटेल में रखूँगा, तो मेरे हिसाब से ये अभी तक का ये 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये देखिए क्या है। माई फादर वॉज विजिटिंग द चर्च एवरी डे व्हेन ही वॉज इन लंदन। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन को देखो तरीका क्या है। सबसे पहले हमें अपना सब्जेक्ट देखना चाहिए, बाद में सही गलत क्या है वो हम लोग देख लेंगे। सबसे पहले आप देखिए आपका माई फादर सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ करी गई है। इज़ एम आर वॉज वर्ब के बाद या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। ये यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, ठीक। फिर इसके बाद में उसके बाद में उसका वर्ब है, वर्ब के बाद में उसका ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, ठीक। यहाँ तक भी ठीक है कि विजिट करना, विजिट किया गया, क्या विजिट किया गया, उसको एक ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट मिला हुआ है, यहाँ तक भी ठीक है। अच्छा कब कब करते थे, एवरीडे करते थे। फिर आगे देखो व्हेन एक कंजंक्शन है, ठीक है, जो कि यहाँ से एक सेंटेंस बन रहा है। फिर ही एक सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ वॉज, और वॉज यहाँ पर बी वर्ब का काम कर रहा है, मतलब मेन वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। अगर ये बी वर्ब और मेन वर्ब ये सब क्या होता है, तो इसके लिए आप अपना हमारा पुराना वीडियो देख लेना जा करके। अभी आपको हमने लेटेस्ट वर्ब का पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड किया है, उसमें जा करके इन सब चीज़ों को देख लेना। कहाँ पर थे, लंदन में, यहाँ पर प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। तो अभी तक हमने ये देखा कि सारी चीज़ें उस हिसाब से ठीक है। जैसे ये सिंगुलर है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब लिखी हुई है, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब इसमें एक ऐसा क्या की पॉइंट है जो कि हमें यहाँ पर समझना है। चर्च के पहले आर्टिकल दा का यूज़ किया जा सकता है, यहाँ तक सही है। एवरीडे ये अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। व्हेन जाते थे जब, अब वो कह रहा है कि प्रत्येक दिन चर्च विजिट करते थे मेरे पिताजी, ठीक है। कब, जब वो लंदन में थे, जब वो लंदन में थे तो वो विजिट करते थे। अब मैटर ये करता है कि एक ऐसी बात जो कि एडवर्ब्स के जरिए किया जाए, एडवर्ब ऑफ टाइम, जो हमारे कुछ एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं जो कि की होते हैं किसी भी सेंटेंस में, किसी भी चीज़ को, सेंटेंस को क्लियर करने के लिए। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे डेली, जैसे समटाइम्स, ओकेजनली, एवरी डे, एवरी डे, ऑफन, सेल्डम, नेवर, ठीक है। डेली हो गया, या एवरी के साथ कुछ भी लगा दो, एवरी मंथ, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी मॉर्निंग, कोई भी टाइम आप यूज़ कर सकते हो। इनके अलावा और भी एडवर्ब्स होते हैं जो कि हमेशा ये दिखाते हैं कि ये जो एडवर्ब्स होते हैं ये हमेशा आपकी हैबिट को शो करते हैं। क्या दिखाते हैं, आदत दिखाते हैं कि जब भी इनका यूज़ किया गया हो। एक वर्ड छूट गया है, काफ़ी ज़्यादा बार आता है एग्जाम, ऑलवेज, एडवर्ब फ्रिक्वेंसी होती है ऑलवेज, ये हमेशा आपके हैबिट दिखाते हैं। तो पहले तो आप इस चीज़ को नोट करो कि ये जो भी एडवर्ब ऑफ टाइम है ये आपका की पॉइंट है, किसी भी सेंटेंस में लिखा हो, जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कहीं पर भी लिखा है कि अगर इन वर्ड्स को आपने देखा है तो आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि इन वर्ड्स के आने पर सेंटेंस जो होता है वो हैबिट शो करता है। हैबिट का मतलब परमानेंट, कोई भी चीज़ ऐसी जो हमेशा होती है, होती रहती है या होती थी, ठीक है। तो इनके जरिए आप पहले इनको अच्छे से ध्यान रखिएगा। ओकेजनली, समटाइम्स, ये जब सब कभी कभी, रेयरली, ठीक है, फ्रिक्वेंटली, बहुत सारे वर्ड्स हैं, मैंने सारे नहीं लिखाए हैं, ठीक है। फ्रिक्वेंटली, रेयरली, जितने भी हैं। अब आप समझिएगा इनके जरिए दिखाई जाती है हैबिट, ठीक। अब याद रखिएगा हैबिट को हम 3 तरह से 3 टेंस में यूज़ कर सकते हैं। हैबिट को आप चाहो तो सिंपल
प्रेजेंट में यूज़ कर सकते हो, जिसका मतलब होता है डू या डस की फॉर्म में। ठीक, आप चाहो तो सिंपल पास्ट में यूज़ कर सकते हो, जिसका मतलब होता है डिड, मीन्स वर्ब की सेकेंड फॉर्म। आप चाहो तो इनको विल या शैल मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट में यूज़ कर सकते हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हैबिट होती है वो किसी भी इंडेफिनिट में यूज़ की जा सकती है। जो हैबिट होती है वो किसी भी इंडेफिनिट में यूज़ की जा सकती है। अब मैटर ये करता है कि कब कब इसको यूज़ करें, तो अब हम उसके बारे में सीखने जा रहे हैं, इसको ध्यान देना। नेक्स्ट आगे, अब जैसे कि कोई भी एक ऐसी आदत जो कि पास्ट में शुरू हुई, भाई कोई भी एक सेकंड पहले कोई भी चीज़ अगर है, अगर वो शुरू हुई है तो वो थोड़ी देर बाद वो प्रेजेंट में आ जाएगी, तो वो पास्ट हो ही जाएगी। तो कोई भी एक ऐसी आदत जो कि पास्ट में शुरू हुई है और अभी तक चल रही है और आगे भी चलती रहेगी, तो वैसी आदत को प्रेजेंट इंडेफिनिट माना करो। कि मतलब एक आदत आपने शुरू करी, एक आदत आपने शुरू करी और वो आदत आज भी जारी है, ठीक है, और आगे जारी रहेगी, तो उसको आप हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट, जैसे कि मैंने कहा कि फर्स्ट, जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिखा बच्चा, यहाँ देखना कि आई गो टू टेम्पल एवरी मंडे फॉर वर्शिप। ठीक है, तो मैंने कहा कि मैं मंदिर जाता हूँ, ठीक है, इसका मतलब ये है कि मैं कल भी जाता था, मैं आज भी जाता हूँ और मेरी आदत है मैं कल भी जाऊँगा। ठीक है, तो ये उस कंडीशन में प्रेजेंट इंडेफिनिट में बन गई, डू या डस की स्थिति में। इसके बाद एक सेंटेंस मैंने लिखा, आई वेंट टू टेम्पल एवरी मंडे फॉर वर्शिप। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैं मंदिर जाता था, अब नहीं जाता। जब आप वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ सेंटेंस बनाते हो, कोई भी आदत दिखाते हो, एवरी, डेली, समटाइम्स, एवर, मतलब सॉरी एवर नहीं, नेवर, इनके साथ जब भी आप सेंटेंस दिखाते हो तो आप ये दिखाते हो कि इसका मतलब ये हुआ कि आपकी एक आदत थी जो कि हमेशा पहले चलती थी, अब नहीं चल रही है, प्रेजेंट में उसका कोई लेना देना नहीं है, अब वो आदत छूट गई है। जैसे कि हम लोग कहा करते हैं ना कि यार हम बचपन में सुबह 4 बजे उठ जाया करते थे, लेकिन आज हम 4 बजे सोते हैं। ठीक है, तो बस ये बात है कि आज जब हम नौकरी कर रहे हैं तो हम सुबह 4 बजे सो रहे हैं, जब हम पढ़ते थे तो सुबह 4 बजे उठ जाया करते थे। तो वो एक हमारी आदत थी कि जब हम सुबह 4 बजे उठ जाते थे तो फिर उस कंडीशन में हमारी वो आदत थी, उसको अब अगर हम बोल रहे हैं, जबकि अब हम 4 बजे सोते हैं, उठते नहीं हैं, तो अगर हम वो चीज़ किसी को बता रहे हैं तो वो हमारे लिए पास्ट की हैबिट हो गई। ठीक है, जिसको हम वर्ब की सेकंड फॉर्म से बनाएंगे। जैसे कि हम बोले कि हम डेली 5 बजे उठा करते थे, डेली हम 5 बजे उठते थे, ऐसा कुछ भी है। ठीक है, तो ये बात हो गई, ये हो गया, ये आज भी आप करते हो कोई काम। फिर एक ऐसी आदत कि आज हमें किसी ने बताया कि बेटा जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं या जो लोग डेली मंदिर जाते हैं वो हमेशा स्वस्थ रहते हैं, या जो लोग टहलते हैं डेली सुबह सुबह 5 बजे वो लोग हमेशा स्वस्थ रहते हैं। तो आपने आज से ये प्रण किया कि कल मैं उठूँगा सुबह 5 बजे और मैं कल से टहलने जाया करूँगा। तो आपको एक आदत डालनी है, वो आदत आपको कल डालनी है। तो फिर उस कंडीशन में आप ये कह सकते हो कि आप उसको विल शैल में बना सकते हो कि जैसे कि आप बोल सकते हो आई विल वॉक एवरी डे इन द मॉर्निंग। ये लो, इसका मतलब हो गया कि अब वो काम आप मॉर्निंग में डेली करोगे। ठीक है, तो अब वो आप करोगे, लेकिन अभी तक नहीं कर रहे थे, तो फिर ये भी सही हो गया। मतलब ये कहने का कि अगर एवरी डे, इन जितने भी वर्ड्स हैं, अगर ये कभी भी सेंटेंस में यूज़ किए जाएं तो हमेशा इनको इंडेफिनिट फॉर्म में रखना। ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब इस सेंटेंस में आते हैं। ये सेंटेंस देखो, सेंटेंस किस में है? पास्ट में है। तो ये हमें हिंट है कि इस सेंटेंस का जो इंडेफिनिट बनेगा वो पास्ट में ही बनेगा। तो अब विजिटिंग की जगह आप यहाँ पर क्या कर दो? विजिटेड। विजिटेड। बोलो, बात समझ में आ गई होगी सभी को? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 4th नंबर क्वेश्चन है, हेयर इज कमिंग माई फ्रेंड्स सैड
मैरी व्हेन शी वॉज एग्जिस्ट। ये कॉमन एरर है जो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है, लेकिन उसको कॉमन एरर में रखा गया है। ठीक है, डायरेक्ट का क्वेश्चन है नरेशन का। तो अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या क्या गलती कर सकते हैं, सबसे पहले हम वो सीखते हैं। ठीक है, देखो ये हो सकता है कि इस सेंटेंस की जो एरर है वो आपने बिल्कुल सही फाइंड की हो, लेकिन मेरे हिसाब से मैं ये सोच रहा हूँ कि जो इसका सही आंसर है क्या वो आपने फाइंड किया है। देखो मेरा होता है कि जैसे कि ये मान लो ये ए पोर्शन है, बी पोर्शन है, सी पोर्शन है। कभी कभी होता क्या है कि हमको ऐसा लगता है कि यहाँ ए में गलती है, अब ए में क्या गलती है ये हमें नहीं पता होता, तो होता क्या है कि फिर हमने लगा तो दिया और हो सकता है वो सही भी हो। तो वो चीज़ तो सही है कि यहाँ पर हो सकता है कि आपने कहा कि यहाँ पर सैड लिखा हुआ है, यहाँ पर वॉज लिखा है, तो यहाँ पर इज लिखा है, यहाँ पर गलती है, इसकी जगह यहाँ पर इज नहीं होगा। अब यहाँ पर आप वॉज लगा सकते हो, यहाँ पर आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मैंने मान लिया कि यहाँ पर गलती क्या है, इज है, इज कमिंग। ठीक है, ये गलती मैंने मान ली, लेकिन क्या जो आप सोच रहे हो वही गलती है? तो पहले हम उसको सीखते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि ये टेंस बिल्कुल ठीक है, ये टेंस बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मीन्स आप ये मत सोच जाना कि यहाँ पर इज कमिंग की जगह हम यहाँ पर वॉज कमिंग करने जा रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं है। इज कमिंग की जगह हम यहाँ पर वॉज कमिंग बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक, अब इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो पहले तो ये समझ लो कि डायरेक्ट का क्वेश्चन है, और डायरेक्ट का जो क्वेश्चन होता है, जो डायरेक्ट नरेशन का जो क्वेश्चन होता है बच्चा, उसको हम क्योंकि वो बात हम डायरेक्ट करते हैं, इसलिए देखो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में लिखी हुई बात है, इसलिए इसको, जैसे कि अगर एक क्वेश्चन लिखा जाए कि ही सेड कि आई एम योर ब्रदर। ठीक है, अब मान लो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, सपोज इसको कॉमन एरर में दे दिया जाए। ठीक है, तो क्या ये गलत है? तो बिल्कुल ठीक है कि यहाँ पर जो भी बात कही गई है वो ठीक है, और यहाँ पर ये भी बात तो टेंस जरूर अलग अलग है, लेकिन चूंकि ये बात डायरेक्ट है तो इसलिए ये सही है। हाँ, अगर इसको इनडायरेक्ट बनाया जाएगा कंजंक्शन के साथ, हाँ, तब ये गलत हो जाएगा कि ही सेड, अगर मान लो दैट ही इज योर, तब टेंस चेंज करना पड़ेगा। इस कंडीशन में इसके साथ अब ये टेंस चेंज करना पड़ेगा, अब इसकी जगह पर मैं वॉज लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये बात जब कही गई है तब भी ये बात है, लेकिन डायरेक्ट में ये सारी चीज़ें सही होती हैं। तो फिलहाल तो आप ये समझिएगा कि यहाँ पर टेंस नहीं चेंज होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो समझने वाली बात है, जो समझने वाली बात है वो हम समझते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हो सकता है आपका ये आंसर सही हो, आपने कमिंग को या इसको यहाँ पर सही पुट किया हो कि यहाँ पर गलती है, बिल्कुल सही है, लेकिन इसका रीज़न जान लो बेटा कि याद रखना कि जब भी सब्जेक्ट के रूप में आपके हेयर या देयर का यूज़ किया जाए, हेयर या देयर का यूज़ किया जाए, तो हमेशा याद रखना कि वर्ब इनके साथ यूज़ होने वाली जो वर्ब होती है, जो इनके साथ टेंस होता है, वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में ही बनाया जाता है। सिंपल प्रेजेंट का मतलब ये है कि उसको अगर यहाँ प्रेजेंट है तो प्रेजेंट बनाओ, पास्ट है तो पास्ट बनाओ। कहने का मतलब ये है, ये नहीं कि मतलब सिर्फ सिंपल प्रेजेंट में बनेगा। मेरा कहने का मतलब है उसको वर्ब को कॉन्टिन्यूअस में नहीं बनाएंगे। ठीक है, अगर हेयर और देयर आपके सब्जेक्ट हैं, जैसे कि अगर आपने इस सेंटेंस को देखा होगा, देखो इसीलिए मैं कहता हूँ छोटे छोटे फंडामेंटल्स की जरूर वीडियोस पढ़ा करो बेटा। जैसे मैंने कहा, जैसे आपने पढ़ा होगा कि देयर वॉज ए किंग, आपने पढ़ा होगा हेयर इज तो अगर जो लोग इन वर्ड्स को देख रहे हैं, तो इन वर्ड्स से हमें अगर टेंस पहचान सकते हो, अगर इन वर्ड्स से, इन सेंटेंसेस से अगर आप टेंस समझ सकते हो, तो आप इस सेंटेंस को समझ जाओगे कि ये टेंस कौन सा है। ये इज, एम, आर, वॉज, वर, ये आपके हेल्पिंग वर्ब्स नहीं है, ये आपके मेन वर्ब्स हैं। अगर इस पॉइंट को नहीं समझ पा रहे हो, जो लोग आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं या पहले दिन देख रहे हैं, तो वो इस पॉइंट को समझने के लिए वर्ब के प्लेलिस्ट में जाएंगे। ग्रामर का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें वर्ब पार्ट 1 और 02 करके बेसिक्स वीडियो है, पहले बेसिक समझ लो कि ये इज, एम, आर, वॉज, वर्ब को हम लोग हेल्पिंग वर्ब के अलावा मेन वर्ब भी क्यों बोलते हैं। अब अगर ये मेन वर्ब है
तो ये हो गया आपका सिंपल पास्ट और ये हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अब चूंकि वर्ब यही है तो इसलिए इनको ऐसा बना लिया, लेकिन यहाँ पर वर्ब जो है एक्शन वर्ब लिखी हुई है कमिंग, तो कमिंग को ना लिख करके यहाँ पर आप लिखें इसका जो आंसर है वो हो जाएगा हेयर कम। कम इसलिए हो जाएगा क्योंकि हेयर अपने आप में सब्जेक्ट नहीं होता। चलो मैं एक चीज़ यहाँ पर और बता देता हूँ और फिर आज बस इतना ही हम लोग पढ़ेंगे। इसको देख लेना बेटा जल्दी से। मैं एक छोटी सी बात यहीं पर और आपको क्लियर कर देता हूँ इस पॉइंट को समझने के लिए। देखो इसका आंसर होगा कम। अब कम क्यों होगा, कम्स क्यों नहीं होगा, उसको हम लोग समझ लेते हैं। होता क्या है कि जब भी देयर और हेयर ये चूंकि ये होते हैं एडवर्ब, ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं, ठीक है, तो ये कभी भी सेंटेंस, कोई भी एडवर्ब ऑफ प्लेस अगर कभी भी सब्जेक्ट बन करके आ रहा है तो वो सेंटेंस का अभी मैं बताता हूं, कोई भी एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस है ये, हेयर देयर, ये प्लेस बता रहे हैं, हेयर मतलब यहाँ, देयर मतलब वहाँ, जब भी ये एज अ सब्जेक्ट काम करें, एज अ सब्जेक्ट काम करें तो ये कभी अपने आप में सिंगुलर प्लूरल नहीं होते हैं। ये डिपेंड करते हैं अपने बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन। अगर नाउन आपका सिंगुलर है तो इसको सिंगुलर बनाओ, नाउन आपका प्लूरल है तो इसको प्लूरल बनाओ। जैसे अगर हम यहाँ पर कहें कि देयर आर मैनी बॉयज, तो ये देयर की वजह से आर नहीं हुआ, ये मैनी बॉयज की वजह से आर हुआ। ठीक है, इसी तरीके से आप लिख सकते हो हेयर आर मैनी बॉयज। तो यहां पर जो माई फ्रेंड्स लिखा हुआ है ना, ये माई फ्रेंड्स की वजह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करी गई है, मीन्स विदाउट एस या ईएस, इसको प्लूरल बना दिया गया है। तो इस पॉइंट को याद रखना। ये तो देयर हेयर की बात हो गई। अगर मान लो कभी भी एडवर्ब ऑफ प्लेस अगर आप जानते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर जब कभी मौका मिलेगा तो पढ़ाएंगे कि अगर आपने लिख दिया कि इन अ कॉर्नर और फिल इन द ब्लैंक्स मैनी स्टूडेंट्स और ऐसे करके कुछ भी लिखा हुआ है, और अगर कह दिया जाए कि यहाँ पर इस या आर में से क्या यूज़ करोगे, तो बेटा आप ये मत सोचना कि ये कैसा, ये इन अ कॉर्नर ये एक प्लेस है, ये एक प्लेस है और ये प्लेस की वजह से यहाँ पर मैनी स्टूडेंट्स की वजह से यहाँ पर आ रहा है। तो कोई भी एडवर्ब ऑफ प्लेस अगर यूज़ किया जा रहा है एज अ सब्जेक्ट, तो उस कंडीशन में सब्जेक्ट जो होगा वो जो है वर्ब यहाँ पर यूज़ होगी, वो अपने बाद आने वाले वर्ब के बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन। यहाँ पर ऐसे लिखा जा सकता था आर सिटिंग मैनी स्टूडेंट्स, इन अ कॉर्नर आर सिटिंग मैनी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आर सिटिंग मैंने नहीं लिखा है, सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉट एवर जो भी लिखना हो, स्टडिंग जो भी लिखना हो आप लिख सकते थे, ठीक है। तो ये जो मात्र आज आपको मैंने 4 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, नेक्स्ट वीडियो में आने वाले देखो मैं डिटेल से ही पढ़ाऊँगा, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन के जरिए आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। मेरा यही है कि आपको 15-20 क्वेश्चन में आपको पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए, ठीक। इसलिए मैं ऐसे पॉइंट्स को मैं उठा रहा हूँ, ठीक। तो ठीक है, तो चलो खैर आज के लिए इतना ही। तो सभी लोग खुश रहें, ईश्वर आपका ख्याल रखें, स्टे होम, बी सेफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।